हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर्ज़बर्गर्स टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हर्ज़बर्गर्स ने क्या थ्योरी बनाई थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई थी, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, जिसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो ऑनलाइन आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, इट्स टोटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट्स नेम इज हर्ज़बर्गर्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्गर ने ये जो थ्योरी कंडक्ट की थी, ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसको डेवलप करने के लिए उन्होंने रिसर्च किया। 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स पर उन्होंने रिसर्च किया पीटर्सबर्ग यूएसए में। इस रिसर्च के अंदर इंजीनियर्स को बोला गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। तो उन्हें बोला गया कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच प्रोवाइड यू सेटिस्फेक्शन एंड सम फैक्टर्स विच डू नॉट प्रोवाइड यू सेटिस्फेक्शन। तो उनके इंटरव्यू के बेसिस पर उन्होंने लिस्ट तैयार की और उन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्होंने उन फैक्टर्स को बोला हाइजीन फैक्टर्स और सेकेंड कैटेगरी उन्होंने बनाई मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में वो वेरिएबल्स आते हैं या वो कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से एक पर्सन काम करने के लिए मोटिवेट तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर ये फैक्टर्स कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है तो पर्सन का काम करने का मन नहीं करता, मतलब उसे डिससेटिस्फेक्शन होती है। इस कैटेगरी के अंदर जितने भी फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स ये दिखाते हैं कि अगर कंपनी में इन फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाए तो एक पर्सन को डिससेटिस्फेक्शन होती है और वो जॉब छोड़कर जा सकता है। मोटिवेशनल फैक्टर्स में उन वेरिएबल्स को रखा गया जो वेरिएबल एक पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मतलब ये एक इंसान के अंदर अर्ज पैदा करते हैं कि आपको काम करना है। अगर ये फैक्टर्स कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा। मोटिवेशनल फैक्टर्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, इनको अप्लाई करते हैं तो पर्सन का जो वर्किंग लेवल है और जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। मगर हाइजीन फैक्टर्स में जो वेरिएबल्स आते हैं, इन वेरिएबल के होने से कुछ मोटिवेशन तो नहीं आता, लेकिन अगर ये वेरिएबल्स कंपनी में अवेलेबल ना हो तो पर्सन को डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर हो जाता है। इन फैक्टर्स को एक्सट्रिंसिक इन नेचर बोला जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स एनवायरनमेंट में होते हैं, बाहरी तत्व होते हैं। और मोटिवेशनल फैक्टर्स को इंट्रिंसिक इन नेचर बोला जाता है, क्योंकि ये एक पर्सन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जैसे कि एक पर्सन के अंदर की ये फीलिंग होती है, क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है कि हमें कोई काम करना है, हमारी किसी काम को करने की इच्छा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशनल फैक्टर्स में कौन से वेरिएबल आते हैं और हाइजीन फैक्टर्स में कौन से वेरिएबल आते हैं। आपके सामने ये टेबल है, देख सकते हैं आप। हाइजीन फैक्टर्स के अंदर 10 वेरिएबल्स हैं। ये सभी वेरिएबल्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये है आपकी मोटिवेशनल फैक्टर्स की, जिसमें 6 वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स अगर कंपनी में अप्लाई कर दिए जाएं तो पर्सन काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट होता रहता है। तो इसके साथ हमारा मीनिंग तो क्लियर हो गया और हमने फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी, इसे 2 फैक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने कैटेगरीज 2 बना दी, एक ये और एक ये। जब ये थ्योरी अप्लाई की गई रियल लाइफ में तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हुए, मतलब कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कुछ लोगों को इसमें बेनिफिट्स नज़र आए। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि इस थ्योरी के क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्ट एडवांटेज इज एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन फ्रॉम विद इन, मतलब इस थ्योरी में उन फैक्टर्स पर फोकस किया गया जो फैक्टर्स एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं और वो मोटिवेशन के फैक्टर्स एक पर्सन के अंदर ही मौजूद होते हैं। सेकेंड इज कंपनी कैन फोकस ऑन प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज़,
ये जो थ्योरी बनाई गई थी ये अकाउंटेंट और इंजीनियर्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पर बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली जो चीज़ उन्होंने रियल में फेस की उसी के बेसिस पर हमारी थ्योरी बनी। तो इसीलिए हम एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम पर पूरी तरह से फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने ही वो थ्योरी डेवलप करने में मदद की थी। नेक्स्ट, मनी इज ट्रीटेड सेकेंडरी। इस थ्योरी का जो मेन मोटिव था वो मनी नहीं था, मतलब वो पैसे को ध्यान में नहीं रखते थे, वो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते थे जिससे एक इंसान नेचुरली मोटिवेट होता है काम करने के लिए। नेक्स्ट, रियलिस्टिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये ज़्यादा रियलिस्टिक थी क्योंकि एम्प्लॉयज़ के नज़रिए से ही इस थ्योरी को बनाया गया था और इसको समझना भी बहुत आसान था। नेक्स्ट, इन्फॉर्म अबाउट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल। इस थ्योरी ने, ये एक ऐसी सिंगल थ्योरी है जिसने उन फैक्टर्स पर भी फोकस किया जो एक इंसान के सेटिस्फेक्शन लेवल को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हाइजीन फैक्टर्स में वो वेरिएबल्स आते हैं जो एक पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन अगर वो फैक्टर्स एब्सेंट है, मतलब वो फैक्टर्स अगर आप नज़रअंदाज कर दो तो एक पर्सन में डिससेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। अगर आपने उसको अच्छा वर्किंग प्लेस नहीं दिया, अच्छे हाइजीन चीज़ें नहीं प्रोवाइड की हैं, तो ऑब्वियसली उसका काम में दिल नहीं लगेगा। तो इस थ्योरी ने ही हमें इंफॉर्मेशन दी थी उन चीज़ों की। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। यहाँ पर काम में निखार आ गया क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे थे, तो काम में एनरिचमेंट होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर स्किल्ड पर्सन्स। क्योंकि ये थ्योरी स्किल्ड लोगों के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी, तो इसीलिए ये थ्योरी स्किल्ड लोगों को मोटिवेट करने में बहुत यूजफुल रही। एंड लास्ट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल। इस थ्योरी ने सभी के नज़रिए को सामने रखा, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, सभी को रिस्पेक्ट दी, फिर चाहे वो स्किल्ड है या इंजीनियर है, कोई भी है, इस थ्योरी ने सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी थी, तो इसीलिए ये थ्योरी फेमस हुई थी। गाइज, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के साथ बहुत खुश है, मतलब अगर आप उससे शिफ्ट में काम करवाना चाहते हैं तो वो बहुत हैप्पीली काम करना चाहता है। लेकिन एक पर्सन ऐसा है कि जिसको अगर आप बार बार शिफ्ट में चेंज करते रहेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा और वो जॉब छोड़ने का फैसला करेगा। वो बोलेगा कि यहाँ पर जो काम है वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपने देखा कि एक ही चीज़ दोनों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैटर करती है। तो ये जो थ्योरी बनाई गई थी ये कुछ लिमिटेड अकाउंटेंट्स के बेसिस पर या इंजीनियर्स के बेसिस पर बनाई गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये थ्योरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रिजल्ट देगी। इट कैन बी चेंज, इट कैन बी सब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर। इस थ्योरी में इंटरनल फैक्टर्स पे तो पूरी तरह से जोर दिया गया, मगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया। जैसे कि एक्सटर्नल में हमारे पास पब्लिक है, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इन चीज़ों का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या मोटिवेशन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ तो इन्होंने टोटली इग्नोर कर दी थी। नेक्स्ट इज नॉट कंक्लूसिव, मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, ये थ्योरी बहुत लिमिटेड सी थी क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटेंट और इंजीनियर्स तक ही सीमित थी। नेक्स्ट, लेस रिलायबल। इसका जो रिजल्ट था ज़रूरी नहीं है वो हर जगह सेम आएगा, इसीलिए ये लेस रिलायबल थी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो इतने सारे हैं और वो एक पर्सन को कैसे अफेक्ट करेगा ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, इट ओवरलुक्स सिचुएशनल वेरिएबल्स। सिचुएशनल वेरिएबल का मतलब होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो हमारे मोटिवेशन लेवल को चेंज कर देती है। जैसे कि अगर कंपनी में लगातार स्ट्राइक्स लॉकआउट्स चल रहे हैं, यूनियन की बात नहीं सुनी जा रही है, तो वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा और वो एकदम से जॉब छोड़ने का डिसीजन लेंगे। हो सकता है 2 मंथ्स तक वो उसी कंपनी से बहुत खुश थे, सब कुछ होने के बावजूद भी, हाइजीन फैक्टर्स भी हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हैं, फिर भी वो कंपनी छोड़ने को मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी में लॉकआउट की सिचुएशन आ गई। तो सिचुएशंस की वजह से मोटिवेशन भी चेंज हो सकता है, लेकिन हर्ट्ज़बर्गर की थ्योरी ने इस चीज़ को इग्नोर किया। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब प्रोडक्टिविटी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब मोटिवेशन फैक्टर्स ऐसे हैं, मतलब जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ऐसे वेरिएबल हैं कि जिनके होने से एक पर्सन मोटिवेट तो नहीं होता, लेकिन अगर वो फैक्टर्स नहीं हैं तो एक पर्सन डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स एक पर्सन को डिससेटिस्फाई तो कर रहे हैं लेकिन मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट में तो उसका कोई भी रोल नहीं है। इसका मतलब
कि एक पर्सन की जॉब आप उसको सेटिस्फाई भी रख रहे हो ना, तब भी प्रोडक्शन तो इम्प्रूव हो ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसे मोटिवेशन का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।